हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होते हैं उनके स्टेज कितने होते हैं, उनमें जीएफआर रेट क्या क्या रहता है और कितना परसेंट स्टेज फर्स्ट में किडनी काम करता है, कितना परसेंट स्टेज सेकंड में काम करता है। इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल के सेशन में पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो कल के सेशन में जो मैंने पढ़ा था उनको एक बार मैं शॉर्ट रिव्यू देता हूँ। कल के सेशन में हमने पहले ये शॉर्ट टर्म समझा, शॉर्ट वर्ड्स के एब्रीविएशन से ये समझा था किडनी के नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं। तो उसमें मैंने एक वर्ड रखा था बेड ब्रेड, जिसको मैंने वन बाय वन इवैल्यूएट किया था। उसके बाद में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्रोनिक रीनल फेल्योर होता क्या है, और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें मैंने एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताया था कि पर ईयर की जो किडनी डिजीज़ का रेशियो कैसे बढ़ रहा है डे बाय डे। और उसके बाद में मैंने डिस्कस किया था कि ईटियोलॉजी क्या है, कि किडनी डिजीज़ यानी कि ईएसआरडी में अगर कोई पेशेंट जा रहा है या किसी की किडनी फेल हो रही है तो उसके ईटियोलॉजी, उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से किडनी ख़राब हो सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखा था, प्लीज़ उनके कमेंट उस वीडियो को देखकर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये भी इवैल्यूएट किया था कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है, या रिस्क फैक्टर में रिस्क फैक्टर का मतलब किसकी वजह से किडनी ख़राब हो सकता है, या उसे एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं हम लोग। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और कुछ स्टेज फर्स्ट जो ईएसआरडी के स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में ए एंड बी एंड फोर्थ स्टेज, तो इनको मैंने थोड़ा सा समराइज किया था। बट आज हम ये समझेंगे कि जो स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, स्टेज थर्ड है, उसमें जो जीएफआर रेट होता है और हर स्टेज में किडनी कितना परसेंट काम करती है उसके बारे में समझेंगे। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, किडनी डैमेज होता है। किडनी तो डैमेज होता है लेकिन उसकी जो फंक्शन होती है किडनी की नॉर्मल होती है, और इसमें जो जीएफआर रेट होता है 90% से एबव होता है। और इसके किडनी फंक्शन की बात करें तो उसमें से 90% से 100% किडनी काम करता है। स्टेज सेकंड में बात करें, किडनी इसमें डैमेज होता है, बिट माइल्ड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। अब यहाँ पे एक टर्म आया है माइल्ड। माइल्ड का मतलब मैं समझा देता हूँ। कोई भी जो डिजीज़ होता है तो वो प्रोग्रेसिव होता है, या बोल सकते हैं वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो उसके लिए एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं माइल्ड, मोल्ड एंड मॉडरेट। जो माइल्ड होता है सबसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्टेज, या बोल सकते हैं बहुत ना के बराबर जो बोल सकते हैं फंक्शनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड मोल्ड। ये तीनों टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो सेकंड स्टेज है इसमें किडनी डैमेज होती है, लेकिन इसमें किडनी के जो फंक्शंस हैं यानी कि जो इसमें बेसिक यूनिट्स लगे नेफ्रॉन, ज़्यादा लॉस नहीं होते हैं, और इसमें जीएफआर रेट 89 to 60% रहता है, और इसमें जो किडनी है 89 से 60% तक काम करती है। अब स्टेज थर्ड की बात करें, स्टेज थर्ड में माइल्ड से मॉडरेट की तरफ चला जाता है। माइल्ड से मॉडरेट की तरफ यानी कि किडनी को कैसे हम समझेंगे, यानी कि अगर वो स्टेज 2 पे था तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और इसमें जो जीएफआर रेट होता है 40 to 30% होता है, और इसमें जो किडनी का नेफ्रॉन के काम करने का जो परसेंटेज होता है, यानी कि किडनी इसमें 44 से 30% काम करती है। स्टेज थर्ड ये में जो किडनी का जीएफआर रेट होता है 59 से 45 होता है, और इसमें जो वर्किंग है किडनी का कि कितना परसेंट किडनी काम करेगा स्टेज थर्ड ये में, तो 59 से 45। स्टेज थर्ड बी की बात करें तो 44 से 30%। स्टेज फोर में ये एकदम सीवियर होता है, यानी कि लॉस
ऑफ किडनी फंक्शन, इसमें पूरे तरीके से किडनी का फंक्शन लॉस होता है। और इसमें जो GFR रेट होता है 29 से 15% होता है, यानी कि इसमें जो किडनी है 29 से 15% काम करती है, बोल सकते हैं 15 से 30% किडनी काम करती है। स्टेज 5 की बात करें तो इसमें किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाती है, और इसमें जो GFR का परसेंटेज देखा जाए तो लेस देन क्या होता है 15% के से भी कम हो जाता है, यानी कि इसमें किडनी खाली 15% काम करती है। अब यहाँ पर एक मैंने पॉइंट को इंक्लूड कर रखा है कि GFR रेट जो होता है वो बताता है कि आपकी किडनी का फंक्शन क्या है। अगर GFR रेट बढ़ता है तो किडनी का जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलेगा, वर्किंग में, यानी कि उसके फंक्शनिंग में माल फंक्शनिंग शोज होगा किडनी के अंदर, प्रॉपर वो काम नहीं कर पाएगी। अब वो समझते हैं कि ESRD एक तरीके का एविडेंस है जो कि क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन के लेवल को बताता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस को भी किस एक तरीके से इंडिकेट करता है। जब पेशेंट इस पॉइंट्स को, यानी कि जो क्रेटिनिन है, यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके नॉर्मल रेंजेस को पार करके ऊपर जाता है, तब उसको हम डायलिसिस के लिए इंडिकेट कर सकते हैं या डायलिसिस के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और भी बात समझते हैं कि द रेट ऑफ डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन एंड progression of chronic renal failure is related to underlying disorder, the urinary excretion of protein। अगर रीनल फंक्शन डे बाय डे घटता है तो वो हमें एक तरीके से क्रोनिक रीनल फेल्योर की तरफ ले जाता है, जो कि रिलेटेड है जो यूरिन निकल रहा है उसमें प्रोटीन के एक्सक्रीशन को दिखाता है और हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पहला कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशंस में देखेंगे हाइपरटेंशन की वजह से कैसे किसी की किडनी डैमेज होती है, तो ये समझते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से कैसे किडनी डैमेज हो सकती है। तो ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन ऑफ आर फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से जब बॉडी में सोडियम इकट्ठा होता है और वाटर ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा होता है, या रेनिन एंजियोटेंसिन जो एक तरीके से हार्मोन्स है एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो उसकी वजह से किसी की BP बढ़ सकती है। हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडमा की वजह से भी हो सकता है ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। अगर बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होगा तो कहीं ना कहीं वो किडनी के माल फंक्शनिंग को इंडिकेट करेगा। पेरिकार्डियाइटिस यानी कि पेरिकार्डियल जो हार्ट की लेयर है उसमें, पेरिकार्डियम जो हार्ट की लेयर है उसमें क्या हो, इन्फ्लामेशन हो। अब ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है, जो यूरेमिक टॉक्सिक हैं उसकी वजह से होता है। यूरेमिक टॉक्सिक यानी कि नाइट्रोजनस जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी वजह से होता है। पेटिंग एडिमा यानी कि एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटिंग एडिमा होता क्या है। पेटिंग एडिमा में जो फीट होता है, पाँव, हाथ और सैक्रम, इन रीजन में जो एडिमा होता है उसके लिए हम पिटिंग एडिमा का यूज़ करते हैं। तो पिटिंग एडिमा एक टर्म है जिसको हमें याद रखना कि पिटिंग एडिमा में हाथ में अगर स्वैलन है, हैंड्स आपके पाँव में स्वैलन है, सैक्रम में स्वैलन है, तो उसके लिए हम पिटिंग एडिमा यूज़ करते हैं। पेरिक हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि जब कैल्शियम पोटेशियम की लेवल बढ़ेगा तो उसकी वो भी एक तरीके से इंडिकेशन हो सकता है किडनी इलनेस की, या लिपिड्स की प्रोफाइल अगर बॉडी में डे बाय डे बढ़ती जा रही है वो भी एक तरीके से इंडिकेशन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, वीकनेस एंड फैटिग एक तरीके से इंडिकेशन होता है। कन्फ्यूजन, इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करने में अगर बार बार प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिकेशन है। डिसओरिएंटेशन, सीजर्स, रेस्टलेसनेस ऑफ लेग्स, बर्निंग ऑफ सोल्स ऑफ फीट, यानी कि जो पाँव के तलवे होते हैं उनमें अगर लगातार जलन हो रहा तो
वो भी एक तरीके से इंडिकेशन है। बिहेवियर चेंज, एकाएक बिहेवियर चेंज होना पे किसी भी नॉर्मल पेशेंट का। इंटेगुमेंट्री मैनिफेस्टेशंस में हम क्या क्या देखेंगे? मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। निदान होता है, यानी कि क्या ऐसे हम चीज़ें देखें जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसा डिजीज़ हो सकता है। तो पहला प्यूरिटीज एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि डायलिसिस और स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्यूरिटीज का मतलब क्या होता है? पूरे बॉडी में क्या होता है? ईचिंग होता है, और वो ईचिंग इतना होता है कि पेशेंट अपने बॉडी से इतना खुजलाएगा कि ब्लड भी आ सकता है। थिन बर्टाइल नेल्स, यानी कि उसके जो नेल्स होंगे आगे की तरफ एकदम कर्व हो जाएंगे, खुरदरे जैसे दिखाई देने लगेंगे। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में हम क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? यूरेमिक निमोनिटिस, यानी कि जो यूरेमिक बेस्ड है उनकी वजह से लंग्स में जो क्या बोल सकते हैं इन्फेक्शन है, ये भी एक तरीके से इंडिकेशन होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में हम देखेंगे अमोनिया ऑर्डर टू ब्रीथ, यानी सांस लेने में अमोनिया का महक फील होना, यानी कि यूरेमिक फैक्टर। मेटेलिक टेस्ट, माउथ अल्क्रेशंस, ब्लीडिंग, एनेरोक्सिया, भूख की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं किडनी डैमेज का इंडिकेशन होता है। नोज़िया एंड वोमिटिंग, नोज़िया एंड वोमिटिंग, हिकअप्स जिसको हिचकी बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में देखें तो एनीमिया एक तरीके से इंडिकेशन है कि किडनी कहीं ना कहीं माल फंक्शनिंग है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रिप्रोडक्टिव मैनिफेस्टेशन की बात करें तो एनोरिया, टेस्टिकुलर एट्रोपी, इनफर्टिलिटी, डिक्रीज लेविडो। मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मसल्स क्रैम्प्स, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, यानी कि मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी होना। रीनल ऑस्टियो डिस्ट्रॉपी, बोन पेन, बोन फ्रैक्चर्स, फुट ड्रॉप। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कि डिक्रीज GFR कैन बी डिटेक्ट by obtaining a 24-hour यूरिन एनालिसिस फॉर क्रेटिनिन क्लियरेंस। अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि जो सीरम क्रेटिनिन है एक तरीके का सेंसिटिव इंडिकेटर है रीनल फंक्शन के लिए, क्योंकि इसका बॉडी में एक कांस्टेंट प्रोडक्शन होता है। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज़ अफेक्टेड नॉट ओनली बाय रीनल डिजीज, यानी कि जब हमारे बॉडी में, यानी कि जब हमारे ब्लड की सैंपलिंग होती है, अगर उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है अगर वो बढ़ा हुआ है तो इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो रीनल डिजीज़ की वजह से ही है। उसमें क्या हो सकता है कि अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं या आपके बॉडी में कैटाबॉलिज्म प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, पैरेंटल न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल आपके सैम्पलिंग से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रीनल डिजीज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो या आप ऐसे कोई दवा खा रहे हैं जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो मेडिसिन होते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन क्या होता है, और या कैटाबॉलिक प्रोसेस आपके बॉडी में ज़्यादा है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन के बारे में समझेंगे। द किडनी कैन नॉट कंसनट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन नॉर्मली इन ESRD, यानी कि इंड स्टेज रीनल डिजीज में किडनी यूरिन के पतला या गाढ़ा होने को नॉर्मली उसका कोई रोल नहीं होता है। सम पेशेंट्स रिटेन सोडियम एंड वाटर, कुछ पेशेंट हैं जिनमें सोडियम और वाटर क्या होता है इकट्ठा होता है।
उनके बॉडी के अंदर। इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉर एडिमा, जो कि एडिमा के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट फेल्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेन होगा तो वो इंक्रीज करेगा, वो रिस्क होगा किसके लिए, एडिमा के लिए, हार्ट फेल्योर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। बट हाइपरटेंशन में आल्सो रिजल्ट फॉर एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। लेकिन जो हाइपरटेंशन है किसी भी पेशेंट के बॉडी में, अगर उसकी बीपी रेगुलर बढ़ रही है, अगर वो हाइपरटेंशन में जा रहा है, तो उसके लिए एक हार्मोन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। एंड द concomitant increased aldosterone secretion. एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया में प्रोड्यूस सोडियम एंड वाटर डिप्लीशन। अगर किसी को बार बार वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो वो सोडियम और वाटर का क्या करेगा, बॉडी से डिप्लीशन करेगा। डिप्लीशन वर्ड का मतलब रिमूव करेगा, नष्ट करेगा। व्हिच ऑर्सन्स द यूरेमिक स्टेट, जो कि यूरेमिक स्टेट को क्या करता है, दर्शाता है। अब बात करते हैं कि एसिडोसिस कैसे इंडिकेट करता है कि किडनी डिजीज़ को। किडनी कैन नॉट एक्सक्रीट इंक्रीज लोड्स ऑफ एसिड, यानी कि किडनी एक तरीके से क्या होता है, ज़्यादा एसिड को एक्सक्रीट नहीं करता है। डिक्रीज एसिड सिक्रीशन primarily result from inability of the kidney tubules to excrete ammonia। अगर एसिड का सिक्रीशन किडनी के द्वारा डिक्रीज हो रहा है तो ये दिखाता है कि जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो अमोनिया को अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं and to reabsorb sodium bicarbonate. There is also decreased excretion of phosphate and the organic acid. यहाँ पर जिसकी वजह से जो फास्फेट्स हैं और ऑर्गेनिक एसिड हैं वो भी निकल जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर लगा के रखा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसकी वजह से हो सकता है ज़्यादा, हेडेक, डिक्रीज बीपी, हाइपरकैलेमिया, मसल्स ट्विचिंग, वार्म फ्लैश्ड स्किन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। अब बात करें एनीमिया। एनीमिया कैसे किडनी को, यानी कि किडनी इलनेस को इंडिकेट करता है। इनएडिक्वेट इंथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, अगर बॉडी में इंथ्रोपोइटिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो शॉर्ट एंड लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, तो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो आरबीसी का लाइफ स्पान रहेगा काफ़ी कम टाइम तक रहेगा। ये न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज की वजह से भी हो सकता है। पेशेंट टेंडेंसी टू ब्लीड, जिसमें ऐसे पेशेंट जिसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक बार कट लगने के बाद में ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट में भी कहीं ना कहीं किडनी डिस्टर्बेंस होने की वजह से हो सकता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कैल्शियम एंड फास्फोरस इम्बैलेंस, यानी कि बॉडी में अगर कैल्शियम और फास्फोरस इम्बैलेंस है तो वो भी एक तरीके से किडनी इलनेस को शो करता है। द डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल कॉजेज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन, यानी कि जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल, सीरम कैल्शियम का लेवल क्या होता है, घटता है, तो जिसकी वजह से जो पैराथार्मोन का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। द रीनल फेल्योर, यानी कि इन रीनल फेल्योर, किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर में, हाउएवर द बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, यानी कि किडनी फेल्योर के कंडीशन में जो बॉडी है, यानी कि किडनी बॉडी है वो नॉर्मली क्या करती है, पैराथार्मोन हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। एज अ रिजल्ट कैल्शियम लीव्स द बोन, क्योंकि इसके परिणाम से जो कैल्शियम होता है वो बोन से निकल जाता है, ऑप्टन प्रोड्यूसिंग बोन चेंज एंड बोन डिजीज, जिससे बोन क्या होता है,
बोन में क्या होता है, कुछ बदलाव होता है जिसकी वजह से बोन डिजीज हो जाता है। यूरेमिक बोन डिजीज ऑफ्टन कॉल्ड रीनल ऑस्टियोडास्ट्रोफी develops from the complex change in the calcium phosphate and पैराथार्मोन बैलेंस। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कॉम्प्लिकेशन। हाइपरकैलेमिया, पेरिकार्डियाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, हाइपरटेंशन, एनीमिया, बोन डिजीज एंड मेस्टेस्टिक कैल्सिफिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, एंटासिड्स की अगर हम बात करें तो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।